हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश आज आपको एक नई वीडियो में आपके यूट्यूब चैनल मैथ यूनिक मैथ विथ राजेश सर में स्वागत करता हूं। तो डियर पर्सनॉली 4G के अंतिम 2 प्रश्न बचे हैं, एक 23 है और एक 24 और प्रश्न है। इन दोनों पे आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है डियर। तो पर्सनॉली का 23वां प्रश्न है, कहता है मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी एक सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। मतलब एक क्या है, 2 प्लेस है, एक मैसूर है, ठीक है डियर, एक क्या है, एक है बेंगलोर, ठीक है, एक बेंगलोर है। इनके बीच की डिस्टेंस टोटल कितनी है डियर? 132 किलोमीटर है। ओके, इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 132 किलोमीटर है। अब कहता है कि अगर मैसूर से एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलती है और यही मैसूर से एक सवारी रेलगाड़ी चलती है, तो मैसूर वाली जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है वो सवारी रेलगाड़ी से वो 1 घंटा कम समय लेती है। क्यों? क्योंकि सवारी वाली गाड़ी जो है वो रुक रुक के सवारी लेती हुई जाएगी और एक्सप्रेस जो है उसकी चाल तेज होती है, ठीक है, ये वो कहीं रुकेगी नहीं। इस वजह से एक्सप्रेस वाली रेलगाड़ी जो है वो 1 घंटा अधिक समय लेती है। किससे 1 घंटा अधिक समय लेती है? सवारी वाली रेलगाड़ी से। ओके डियर। और कहता है यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल, यही इंपॉर्टेंट है डियर, यही पकड़ना, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब उसकी जो औसत चाल है, किसकी? एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो औसत चाल है वो सवारी वाले से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, ठीक है। यानी अगर मुझे सवारी वाली की चाल पता होती तो हम उसमें 11 जोड़ देते तो मुझे एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल मिल जाती। लेकिन मुझे क्या नहीं पता है? मुझे सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल नहीं पता है। तो डियर यही मानेंगे, क्या मानेंगे आप? माना सवारी रेलगाड़ी की चाल, सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल कितना मानेंगे? माना सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल वो कितना मान लें? वो आप मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। कितना डियर? x km पर आवर। ओके। अच्छा, अगर सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल आपने x मान लिया है तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी हो जाएगी? वो साफ साफ कह रहा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो औसत चाल है वो सवारी वाले से 11 ज़्यादा है। तो सवारी वाले हमने x मान लिया तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी? तो यहाँ लिखेंगे, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, रेलगाड़ी की औसत चाल क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी बच्चों? औसत चाल हो जाएगी, वो हो जाएगी x + 11। क्या हो जाएगी? x + 11। 11 ज़्यादा है किससे? सवारी वाली रेलगाड़ी से, ठीक है डियर, ये हो गया। अब क्या करना है? कहता है कि उसको 1 घंटा कम समय लगता है। किसको? एक्सप्रेस को सवारी से। मतलब है एक्सप्रेस और सवारी रेलगाड़ी है जो दोनों, उनका समय का अंतर है वो कितना? 1 घंटे का है। तो यानी आप लिख देंगे कि लिखेंगे कैसे? अब लिखेंगे x km पर आवर की चाल से, x km पर आवर की चाल से कितने किलोमीटर की दूरी? 132 किलोमीटर की दूरी। चाल से 132 किलोमीटर की दूरी किसको तय करने में लगा समय? सवारी रेलगाड़ी को तय करने में लगा समय। क्या? तय करने में लगा समय। कितना समय लगेगा भाई? समय बराबर क्या होता है? समय बराबर अभी आपको प्रश्न में, आगे वाले प्रश्न में बताए थे कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, ये फार्मूला इस वजह से बार बार रख रहे हैं जिससे आपको याद हो जाए फार्मूला, ठीक है। तो दूरी कितनी है? दूरी है 132 किलोमीटर। चाल कितनी है? x, यानी हो जाएगा 132 बटे में x। ओके डियर। तो सवारी रेलगाड़ी को 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 132 बटे x। ओके। अब आप क्या करोगे? अब आप लिखोगे कि x + 11 km पर आवर की चाल से, ये चाल किसकी है? ये एक्सप्रेस की चाल है। अब वो चाल तय कर रही दूरी
x प्लस 11 km/h की चाल से 132 किलोमीटर की दूरी, 132 किलोमीटर की दूरी किसको तय करने में लगा समय? एक्सप्रेस रेलगाड़ी को तय करने में लगा समय, करने में लगा समय। ठीक है बच्चों, तो समय बराबर, फिर वही आपको बताएं, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है। तो पहले आप लिख लीजिए फार्मूला, दूरी बटे चाल होता है। और दूरी कितनी है? दूरी है 132 किलोमीटर। तो आप यहाँ कितना रखोगे? 132 बटे उसकी चाल कितनी है? x प्लस 11 चाल है, ठीक है ना। तो x प्लस 11 हो गया, ये दोनों का समय मिल गया, ठीक है। सवारी को कितना समय लगा? 132 बटे x। एक्सप्रेस को कितना समय लगा? 132 बटे x प्लस 11। अब वो कहता है कि दोनों में कितने समय का अंतर होता है? वो 1 घंटा ज़्यादा लेती है। कौन? सवारी वाली 1 घंटा ज़्यादा लेती है, वो 1 घंटे कम समय लेती है। एक्सप्रेस वाली 1 घंटे का समय कम लेती है। तो इसका मतलब है दोनों में समयों का अंतर जो 1 घंटे का है। अब समयों का अंतर का मतलब है दोनों समय को घटाना पड़ेगा। अंतर का मतलब घटा होता है। अब घटाएंगे तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। अब बात ये फंसी कि बड़ी कौन छोटी कौन है। तो डियर, अगर अंश समान हो तो जिसका हर छोटा होता है वो संख्या बड़ी होती है। तो यहाँ अंश समान है, 132 यहाँ 132 यहाँ, तो हर किसका छोटा है? हर यहाँ केवल x है और यहाँ x से 11 ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये 1 से 11 ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हर बड़ा है और ये हर छोटा है। तो इसको पहले लिखना है, इसको बाद में लिखना है, बीच माइनस लगाना है। तो यहाँ प्रश्नानुसार कर लेंगे। प्रश्नानुसार क्या करेंगे आप? प्रश्नानुसार किसको पहले लिखेंगे? 132 बटे x, क्योंकि ये भिन्न बड़ी है। और माइनस किसको आप लिखेंगे बाद में? 132 बटे x प्लस 11। क्यों? क्योंकि ये भिन्न छोटी है। जब अंश समान होता है, जिसका हर छोटा होता है वो भिन्न बड़ी होती है। तो हर छोटा ये है, हर बड़ा ये, छोटा ये, बड़ा ये, ठीक है। बराबर कितने समय का अंतर था? 1 घंटे का अंतर था बेटा, ठीक है ना। अब क्या करोगे? 132 ले लीजिए कॉमन, 132 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा? 132 कॉमन लेने के बाद मिलेगा 1 बटे x माइनस 1 बटे x प्लस 11 मिलेगा। मिलेगा नहीं? बराबर कितना? 1। यहाँ हो जाएगा 132 और यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लेक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 11 और माइनस x बटे में कितना? इनका गुणा इनमें करिए तो x गुणा x में करेंगे x स्क्वायर, और x गुणा 11 में करेंगे तो हो जाएगा प्लस 11x। बात समझ में आएगी नहीं? यहाँ से 132 और यहाँ क्या जाएगा? x से x कट जाएगा तो क्या बचा? केवल 11 बचा। और यहाँ क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस 11x बराबर कितना? 1। और 1 का बटे 1 करके अब तिरछा गुणा कर देंगे। और जब आप तिरछा गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा 1 से गुणा, मतलब 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 33 2 35, 35 के 5 हासिल बचा 3, 11 1 11, 11 3 14, ठीक है। फिर से भाई 11 गुणा 2 में करेंगे, 11 दूनी 22, 22 का 2 हासिल बचा 2, और 11 तिया 33, 33 में 2 जुड़ेगा 35 हो जाएगा, 35 का 5 हासिल बचा 3, 11 1 11, 11 3 14। और यहाँ 1 से गुणा करेंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यानी क्या मिलेगा? x स्क्वायर प्लस कितना? 11x। अब इसको डियर उधर ले जाइए, तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा, यहाँ सॉल्व कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस 11x और माइनस कितना? माइनस हो जाएगा 1452 बराबर कितना? 0, ठीक है ना। इतना ही आएगा ना। तो अब क्या करोगे इसके बाद? इसके बाद आपको क्या करना है? इसको गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड कैसे करेंगे? कैसे करो गुणनखंड? गुणनखंड आपको करना फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करके। तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करोगे 1452 आएगा, 1452। और मुझे 11 को ऐसे 2 भागों में ब्रेक करना है कि गुणा करने पे कितना आ जाए? 1452 और जोड़ने घटाने पे केवल 1100। तो आपको अगर समझ में ना आए तो क्या करते हो डियर? आपको बता रखा हमने 1452 का आप कर लीजिए गुणनखंड। तो 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 6 12, ठीक है। फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 6 12, 2 तिहाई 6, ठीक है ना। फिर से 2 से कटेगा, 2 का पहाड़ा 14 में 7 बार जाएगा, फिर 2 का पहाड़ा 5 में 2 बार जाएगा, 1 बच जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, 2 6 12। फिर 2 से कटेगा, 2 का पहाड़ा 7 में 3 बार, 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, 2 6 12, फिर 2 3 6। अब ये कितने कटेगा? कितने से? 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। तो 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 1 3, ठीक है ना। अब 11 से कटेगा, 11 11 121 होता है, यानी ये बन गया। अब आपको क्या बनना है? कैसे करोगे? यहाँ आपको कर देना है, कैसे करोगे? 2 दूना 4 और 4 11 चौक 44, कितना जाएगा? 11 चौक 44 और 11 तिया 33। तो 33 में से अगर आप 44 घटाओगे 11 आ जाएगा,
ना, 2 दूना 4 और 11 चौक 44, ये 44 आ जाएगा, और 11 तियाँ 33, ये बीच वाले का 33 आ जाएगा। तो इसका मतलब है अगर हम 44 में से 33 को घटा देंगे तो क्या मिलेगा, वो 11 मिलेगा। तो जोड़ा किसका बनेगा, 44 और 33 का। तो कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर, अब मुझे क्या करना, घटा नहीं पाएगा तो बड़े के सामने प्लस लगाएंगे, तो 44x माइनस 33x और माइनस 1452 बराबर कितना, 0। बस नहीं, बराबर कितना, 0 हो जाएगा। अब यहाँ 2 का जोड़ा बना लीजिए, x प्लस 44 हो जाएगा, कॉमन लेंगे तो, और यहाँ से माइनस 33 कॉमन ले लेंगे तो x ये भी आ जाएगा, माइनस की वजह से अंदर चिन्ह बदल जाएगा, ये भी 44 आएगा, इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस 44 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x माइनस 33, ओके, बराबर कितना, 0। तो x प्लस 44 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 44 इज इक्वल टू 0 करेंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 44। तो कभी x की, कभी किसी की चाल जो है नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसका मतलब है रेलगाड़ी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो क्या जाएगा, x माइनस 33 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा डियर, x बराबर मिलेगा 33। इसका मतलब है ये पॉजिटिव आया, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि जो सवारी रेलगाड़ी है उसकी औसत चाल कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 33 किलोमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ इसको अगर इरेज करें तो यहाँ लिख देंगे कि सवारी रेलगाड़ी की चाल, यहाँ क्या लिखोगे, सवारी रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी, रेलगाड़ी की चाल कितनी जाएगी, कि चाल बराबर कितना जाएगा, वो हो जाएगा 11 नहीं 33 किलोमीटर, 33 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और एक्सप्रेस की चाल कितनी जाएगी, एक्सप्रेस की चाल क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी डियर, आपने मान रखा था x प्लस 11, यानी हो जाएगा इसका मान 33 और इसमें 11 और जोड़ देंगे तो 44 हो जाएगा। तो x, ओके डियर, समझ में, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो डियर चलते हैं प्रश्नावली और चैप्टर दोनों का अंतिम प्रश्न है कि कहता है 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर, 13 मीटर कोई एक वृत्ताकार पार्क है, व्यास का एक कोई पार्क है जिसके परिसीमा पर एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर जो 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है, क्या ऐसा करना संभव है, यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर गाड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले डियर हम क्या बनाएंगे, एक यहाँ फिगर ड्रॉ कर लेंगे। फिगर कैसे ड्रॉ करना है, सबसे पहले आप एक सर्कल बना लीजिए। कैसे बनाओगे, सर्कल कितने का, 7, कितने का बनाओगे आप सर्कल, ठीक है डियर। ये क्या बन जाएगा, एक सर्कल बना लेंगे और इसका व्यास कितना है, ये 13 मीटर, ओके डियर। व्यास क्या होता है, वह रेखा जो वृत्त के कहाँ से होकर जाए, केंद्र से होकर जाए, वो होता है व्यास। तो ये 2 बिंदु, ए व्यास है और व्यास के 2 अंत बिंदु हो गया ए और बी, ठीक है डियर, बात समझ, फिर से एक बार समझें। और ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, वो है 13 मीटर, बात समझ इतना, फिर से एक बार समझे। कहता है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर, मतलब है किसी के परिसीमा पर एक मुझे क्या करना है, किसी बिंदु पर एक खंभा गाड़ना है और इस प्रकार से गाड़ना है कि दोनों, एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर, जो व्यास है इसके दोनों अंत बिंदुओं पर 2 क्या है, फाटक बने हैं और फाटक का नाम क्या है, ए और बी। इन्हीं से उन दूरियों का अंतर जो है वो कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, ओके। तो यहाँ कहीं गाड़ देते खंभा, यहाँ भी गाड़ सकते हो आप, यहाँ भी गाड़ सकते हो, यहाँ भी गाड़ सकते हो, कहीं भी गाड़, जहाँ आपकी इच्छा कहीं वहीं गाड़ दीजिए। तो हम सपोज करें खंभा यहाँ गाड़ना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ कह रहा है खंभे से इन दोनों फाटकों के बीच की दूरियों का जो अंतर वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 7। तो इसको मिला दें, ये क्या हो गया, और इसको यहाँ मिला देते हैं, ठीक है, ये मिल गया। और इसका नाम हम कोई एक पॉइंट रख लें, सी रख लेते हैं, बस नहीं, खंभा मुझे यहाँ करना है, या आपका क्या हो गया, वृत्ताकार पार्क हो गया और इसके एक पार के परिसीमा पर कोई एक बिंदु हमने क्या लिया, सी, यहीं पे खंभा गाड़ना चाहते हैं। अब कहता है कि उसके व्यास क्या होता है, ये आपका सेंटर है, सेंटर से होकर जो रेखा जाती है उसे हम व्यास कहते हैं। तो ये व्यास सेंटर से होकर गई है और यहाँ इसके 2 अंत बिंदु हैं, एक का नाम ए है और एक का बी है, और यहाँ 2 फाटक लगे हैं और इन दोनों फाटकों से जो खंभे के बीच की दूरियों का अंतर है वो कितना होना चाहिए, 7। तो अगर डियर इसको हम क्या मान लें,
x मान ले तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 7। कह रहा है ये जो खंभा है, ये खंभा जो है ये दोनों बिंदुओं से कितनी दूरी पर होना चाहिए, दोनों दूरियों का अंतर जो x होना चाहिए। तो मान लेंगे, कैसे मानेंगे, माना फाटक B से खंभे की दूरी, B से खंभे की दूरी कितना मान लें, x मान लिया हमने, जैसा फिगर में ड्रॉ करा है, x मीटर है तो मीटर मान लीजिए। ओके, तो x मीटर मान लिया। तो दूसरे फाटक से खंभे के बीच की दूरी कितनी जगह, तो फाटक A से खंभे की दूरी क्या हो जाएगी डियर, x माइनस 7। ओके, आप किसी भी इसको अगर x मानते तो x माइनस 7 हो जाता, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इतना हो गया। अब एक बताइए आप, ये क्या है, ये वृत्त का व्यास है, ये क्या है, ये वृत्त का व्यास है, जो AB है वृत्त का व्यास है। और आपने एक परिमेय पढ़ रखा होगा कि वृत्त का व्यास वृत्त को दो समान भागों में डिवाइड कर देता है। वृत्त का व्यास जो होता है उसे दो आधे आधे भागों में डिवाइड कर देता है, जो समान भागों में डिवाइड करता है। यानी ये अगर व्यास है तो इसका मतलब आधा वृत्त ये हो गया, अर्धवृत्त आधा वृत्त हो गया। और डियर इसके बाद आपने एक परिमेय और पढ़ा होगा कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। यानी क्या है, ये अर्धवृत्त हो गया और यहाँ अर्धवृत्त से जो कोण बनेगा वो क्या होगा, समकोण होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो अगर ये कोण 90 अंश का हो गया, कितने अंश का, 90 अंश का हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये क्या है, व्यास है, और व्यास से ऊपर वाला भाग आधा हो जाएगा, नीचे वाला आधा हो जाएगा। तो अर्धवृत्त पर जो कोण बनेगा वो कैसा होगा, समकोण होगा ना। तो यहाँ लिखेंगे, आप कैसे लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, या आप ऐसे पहले थोड़ा सा लिख लो एक स्टेप, कि कोण ACB बराबर 90 अंश, कोण ACB बराबर कितना होगा, 90 अंश। क्यों होगा, क्यों, यहां लिख देंगे, क्योंकि अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। क्या होता है, बना कोण समकोण होता है। ठीक है, इसका रीजन हो गया कि अर्धवृत्त पर बना जो कोण होता है वो समकोण होता है। ओके, अच्छा बताइए, अगर ये समकोण हो गया तो इसका मतलब है त्रिभुज ABC क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो आप लिखिए, अतः समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, एक फार्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है डियर, लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। ओके, तो कर्ण क्या होता है, कर्ण 90 अंश के सामने वाली भुजा, ये जो 90 अंश बना है इसी के सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे। और बाकी इन दोनों में से एक लंब और एक आधार हो जाएगी। लंब अगर इसको मानेंगे तो आधारी हो जाएगी, अगर लंब इसको मानेंगे तो आधारी हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों आपस में चेंज होते रहते हैं, लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होता, उसका मान नियत रहता है। और कौन भुजा होती है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ठीक है, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा AB पड़ रही, और AB का मान आपको दिया 13, तो 13 का स्क्वायर। ठीक है, लंब कौन है, कोई एक मान लो, x माइनस 7 मान लो, x माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कर्ण लंब स्क्वायर है, प्लस आधार x मानेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, और x माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर लग जाएगा। a माइनस b का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2ab यानी दोनों के गुणनफल का दुगुना, तो माइनस 14x हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा डियर, 49 हो जाएगा। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से एक स्टेप और कर ले, 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स जुड़ेगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x, और ये प्लस कितना 49, और इधर ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और माइनस 169 बराबर कितना, 0, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस कितना हो जाएगा, ये घटेगा 49 प्लस में है और 100 माइनस में, तो घटेगा 149 में से निकाल देंगे आप, 169 में से 49 निकाल देंगे तो माइनस में 120 बचेगा। कितना बचेगा, 120। यहाँ 2 कॉमन है, 2 कॉमन लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर कितना आएगा, 0। अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है डियर, ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। अब कह रहा है क्या ऐसा करना संभव है,
तो जब भी आपको ये पूछा जाए क्या ऐसा करना संभव है, तब आप क्या निकालते हो, विविक्त कर निकालते हैं। विविक्त कर बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और यहाँ b का मान मतलब क्या है, x का गुणांक, और x गुणांक -7 है, तो -7 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू कितनी है -60, तो 7 7 49 प्लस में आएगा और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 6 चौक 24 यानी 240 आएगा। ठीक है, अब इसको हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 289 आएगा। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, d की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है ये क्या होगा, ये होगा, इस ऐसा करना संभव हो गया। अतः आप लिखोगे, अतः ऐसा करना संभव है, ऐसा करना संभव है। अब संभव है तो आपको दूरी बताना है। ठीक है, अब कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हीरोन का फार्मूला लगाएंगे। हीरोन का फार्मूला क्या होता है, सॉरी हीरोन नहीं, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है। ठीक है डियर, हीरोन नहीं, तो द्विघाती सूत्र क्या होता है डियर, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac का होल अपॉन 2a। ओके, तो -b का मतलब होता है -7, b यहाँ कौन है, -7 है, तो यहाँ -7 रख दीजिए, प्लस माइनस, अब डियर यही जो b स्क्वायर -4ac का मान आपने निकाला है कितना, 289, तो इसको हम डायरेक्टली 289 रख दे रहे हैं। ठीक है, 2 गुणे, अब a का मान 1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +7 हो जाएगा, प्लस माइनस ये 289 का वर्गमूल कितना होता है डियर, होता है 17, तो ये 17 हो जाएगा, बटे में कितना 2, ये x बराबर इतना आ गया। अब आप लिखेंगे एक बार धनात्मक लेने पर, क्या लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो जब धनात्मक लेंगे तो यह हो जाएगा 7 + 17 बटे 2, और ये कटेगा 24 हो जाएगा, 24 बटे 2 यानी आएगा 12। ठीक है, यक्स का एक मान क्या आ गया, 12। और आप क्या लिखेंगे इसके बाद, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, क्या लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो जब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर +7 -17 हो जाएगा, बटे में 2, x की वैल्यू हो जाएगी -8 नहीं -10 हो जाएगी, कितना, -10 बटे में 2, और ये -5 आएगा, तो x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस। तो दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है फ्रेंड्स, इस वजह से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और क्या हम यूज करेंगे, 12। तो इसका मतलब है एक की दूरी कितनी हो जाएगी, 12, और एक की हो जाएगी, यहाँ लिखेंगे खंभे के बीच की दूरियां, खंभे की बीच की दूरियां, कितने देंगे डियर, एक हो जाएगा 5, तो दूसरा हो जाएगा, सॉरी एक हो जाएगा 12, तो दूसरा हो जाएगा कितना, 12 - 5, यानी A1 कितना हो जाएगा, 12 - 7 करेंगे तो आएगा 5। ठीक है डियर, बस ये आंसर होगा डियर। ये आज आपका चैप्टर नंबर 4 समाप्त होता है, और ये चैप्टर नंबर जान लीजिए सबसे ज़्यादा आपके बोर्ड में पूछे जाने वाला ये एक्सरसाइज है। ठीक है, एक चैप्टर नंबर 4 और एक इसके बाद एक चैप्टर नंबर 3 आता है, बीजगणित होता है, और बीजगणित से सबसे ज़्यादा बोर्ड में ये परीक्षाएं पूछी जा सकती हैं। और डियर हमने इतना सरल लैंग्वेज में आपको समझाने में प्रयास करा है कि आशा है आपको ज़रूर समझ में आया होगा। ठीक है डियर, तो अगर आपने ये वीडियो को नहीं देखा है, इन सारे वीडियो को, तो हमने एक प्लेलिस्ट वहाँ बना रखी है, उसमें चैप्टर 4 के जितने भी एक्सरसाइज हैं, जितने पार्ट हैं, सब ने उसमें डाल रखा है। ठीक है डियर, तो आप उसको नहीं देखें हैं तो ज़रूर देखें, और अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो डियर इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है डियर, ओके, थैंक्स डियर।